हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेज़ रूल का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वाटर सिस्टम अर्थात जल तंत्र। स्टूडेंट्स, वाटर सिस्टम जो है इसकी केमिकल स्पीशीज़ है H2O अर्थात यह तंत्र है एक घटक तंत्र। एक घटक तंत्र घटक वह केमिकल स्पीशीज़ की मिनिमम संख्या जिसके द्वारा संपूर्ण तंत्र को एक्सप्लेन किया जा सके घटक कहलाते हैं। अब चूंकि वाटर में एक ही केमिकल स्पीशीज़ है जिसके द्वारा हम इसकी तीनों प्रावस्थाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अतः इसको हम एक घटक तंत्र कहते हैं। तो जल तंत्र एक घटक तंत्र है। इसकी तीन प्रावस्थाएं हैं, बर्फ, जल एवं वाष्प। बर्फ यानी आइस जो कि सॉलिड फेज है, जल यानी द्रव, जल यानी वाटर जो कि द्रव लिक्विड फेज है, तथा वाष्प यानी भाप अर्थात स्टीम यानी वाटर वेपर जो कि गैसियस स्टेट है। अतः जल की तीन प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एवं गैस। जल तंत्र का जो प्रावस्था आरेख है उसको प्राप्त करने के लिए हम एक बंद पात्र में जल एवं वाष्प लेते हैं। अब इस पात्र के ताप में परिवर्तन करते हैं अर्थात ताप को बढ़ाया या घटाया जाता है और तंत्र के वाष्प दाब को यानी वेपर प्रेशर को हम नापते हैं। ताप व दाब के फिर इन मानों के द्वारा, इन वैल्यूज से हम भिन्न भिन्न वक्र को आलेखित करते हैं और इस प्रकार से जो हमें डायग्राम प्राप्त होता है आलेखित करने पर उसे हम फेज डायग्राम अर्थात प्रावस्था आरेख कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। यह डायग्राम प्रावस्था आरेख कहलाता है जल का, अर्थात इस आरेख को फेज डायग्राम ऑफ वाटर अर्थात जल का प्रावस्था आरेख कहते हैं। इस प्रावस्था आरेख में हमने वाष्प दाब को अर्थात प्रेशर को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है तथा टेम्परेचर अर्थात ताप को हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है। यह जो फेज डायग्राम है, यह फेज डायग्राम विभिन्न भागों में विभाजित है। इस फेज डायग्राम में ये जो हमें लाइंस दिख रही हैं OA, OB और OC, ये जो लाइंस हैं इन्हें हम कर्व कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो इस फेज डायग्राम में तीन मुख्य लाइनें हैं, तीन मुख्य कर्व हैं जो कि OA एवं OB एवं OC हैं। OA वक्र जो है, इस वक्र को हम सब्लिमेशन वक्र, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं अर्थात ऊर्ध्वपातन कर्व कहते हैं। OB वक्र को हम वेपर प्रेशर कर्व या वेपराइजेशन कर्व या वाष्पीकरण वक्र कहते हैं। OC वक्र को हम फ्यूजन वक्र या गलन वक्र कहते हैं। ये तो हो गए वक्र, ये तीन मुख्य वक्र हैं। एक वक्र और है इसमें OA डैश, जो कि डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। यह वक्र मेटास्टेबल कर्व है या इसे हम मित स्थायी वक्र भी कहते हैं। इस फेज डायग्राम में कर्व के अलावा मुख्य भाग इसका एरिया भी है। इसमें इस फेज डायग्राम में तीन मुख्य क्षेत्र हैं, तीन मुख्य एरिया है। पहला एरिया जो कि OC वक्र, OA वक्र एवं दाब अक्ष को समाहित करने से बनता है। यह एरिया, यह क्षेत्रफल जो है, यह इस वक्र का क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल में केवल जल की ठोस अवस्था अर्थात आइस उपस्थित होती है, यानी बर्फ उपस्थित होती है। किस एरिया में? इस एरिया, यह एरिया है OA, OC वक्र, OA वक्र एवं प्रेशर अक्ष के द्वारा प्रतिबंधित जो एरिया है या क्षेत्रफल है। इस पूरे एरिया में, संपूर्ण एरिया में जो पानी है वह ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट में उपस्थित होता है, जो कि बर्फ है। अर्थात इस एरिया में ठोस अवस्था, जल की ठोस अवस्था आइस अर्थात बर्फ उपस्थित होती है। दूसरा एरिया है वक्र OA, वक्र OB तथा टेम्परेचर एक्सिस के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, अर्थात OA वक्र, OB वक्र और टेम्परेचर अक्ष के मध्य का जितना भी क्षेत्रफल है, यह एरिया जो है, इस एरिया में जो
पानी है वह पानी वेपर स्टेट अर्थात गैसियस स्टेट में उपस्थित है, अर्थात यहाँ इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में वाटर वेपर उपस्थित होती है, अर्थात जल वाष्प उपस्थित होती है। यह दूसरा एरिया है एओ वक्र ओबी वक्र के एवं टेम्परेचर अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। इस क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर जो जल है वो जल वाष्प के रूप में अर्थात वाटर वेपर के रूप में अर्थात गैसियस स्टेट में उपस्थित है। तीसरा जो एरिया है वह एरिया वक्र ओसी एवं ओबी के द्वारा घेरा गया है। इसके मध्य का पार्ट है, इसके मध्य का क्षेत्रफल है। इस एरिया में जो जल है वो H2O लिक्विड स्टेट में उपस्थित होता है, अर्थात द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। अतः तीन एरिया जो हैं वो, पहला एरिया है एओसी वक्र के द्वारा, एओसी वक्र एवं प्रेशर अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। यह इस क्षेत्रफल में जो जल है वो आइस स्टेट अर्थात सॉलिड स्टेट में उपस्थित होती है। और दूसरा क्षेत्रफल है, दूसरा एरिया है एओबी वक्र एवं ताप अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, जिसमें कि जल की गैस अवस्था उपस्थित होती है जिसे वेपर स्टेट कहते हैं। तथा तीसरा क्षेत्रफल है COB कर्व या BOC कर्व के मध्य का क्षेत्रफल, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में जल अपनी लिक्विड स्टेट में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से इस फेज डायग्राम के हमने दो पार्ट पढ़ लिए। पहला पार्ट है वक्र, फेज डायग्राम के तीन वक्र हैं, OA वक्र, OB वक्र, OC वक्र, और चौथा मेटास्टेबल यानी मित स्थायी वक्र है OA' वक्र। दूसरा भाग इस फेज डायग्राम का क्षेत्रफल है जो कि हमने पढ़ लिए हैं। पहला AOC वक्र और प्रेशर एक्सिस के मध्य का क्षेत्रफल जिसमें आइस उपस्थित है, सॉलिड स्टेट है। दूसरा AOB वक्र और ताप अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है जिसमें कि वाटर वेपर उपस्थित होती है अर्थात गैसीय अवस्था उपस्थित होती है। और तीसरा वक्र जो है वो है, तीसरा क्षेत्रफल है BOC वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिसमें कि वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में उपस्थित होता है। इस फेज डायग्राम का तीसरा पार्ट है ट्रिपल पॉइंट O। यह मध्य का भाग है जिस पर ये तीनों वक्र आकर आपस में मिलते हैं। इसे त्रिक बिंदु अर्थात ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस, ये तीनों प्रावस्थाएं साम्य में उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु कहा जाता है। इस त्रिक बिंदु के संगत हमेशा जल का दाब, वाष्प दाब जो कि 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तथा जल का ताप जो कि 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह हमेशा निश्चित रहता है। त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जल की तीनों प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में उपस्थित होती हैं तथा यह तीनों प्रावस्थाएं साम्य में एक निश्चित ताप 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और निश्चित दाब 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर ही उपस्थित होती हैं। तीनों प्रावस्थाएं इस ताप और दाब पर उपस्थित होती हैं। अब हम आते हैं, ये तो हो गए हमारे कर्व्स, एरियाज और ट्रिपल पॉइंट की बात। अब हम 1 बाय 1 सारे कर्व्स, सारे एरियाज और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला वक्र है OA वक्र। OA वक्र सब्लिमेशन कर्व कहलाता है क्योंकि OA वक्र के ऊपर की तरफ जो पानी है वो ठोस अवस्था में उपस्थित है और नीचे की तरफ पानी जो है वो वेपर स्टेट में उपस्थित अर्थात गैसियस स्टेट में उपस्थित है। अतः हम ये कहते हैं कि इस वक्र पर दोनों प्रावस्थाएं, जल की दोनों प्रावस्थाएं ठोस व द्रव, ठोस व वाष्प यानी गैस दोनों उपस्थित होती हैं और दो प्रावस्थाएं उपस्थित होने के कारण यहाँ जो है इस वक्र पर दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित होने के कारण यहाँ सिस्टम एक चर हो जाता है, एक चर हो जाता है क्योंकि हम यदि इसमें f = c - p+2 में हम यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट c की वैल्यू 1 रखें, नंबर ऑफ प्रावस्थाएं, नंबर ऑफ फेजेस की वैल्यू हम 2 रखें तो हमारी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें 1 प्राप्त होती है। अर्थात इस वक्र के सभी बिंदु पर
ठोस एवं वाष्प अर्थात बर्फ एवं वाटर वेपर दोनों प्रत्येक बिंदु पर आपस में साम्य में उपस्थित होती है और यहाँ जो तंत्र है वहाँ एक चर अर्थात मोनोवेरिएंट उपस्थित होता है। अब हम आते हैं वक्र OB या BO वक्र पर। वक्र BO के लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाहिनी तरफ जल वाटर की लिक्विड स्टेट उपस्थित होती है तथा दाहिनी ओर वाटर की वेपर स्टेट उपस्थित होती है अर्थात OB वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जल की दो प्रावस्थाएं वाटर की लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट यानी गैशियस स्टेट हमेशा इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती हैं और दो प्रावस्थाएं उपस्थित होने के कारण फेज रूल के द्वारा हमें पता चल जाता है कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मान 1 प्राप्त होता है अर्थात तंत्र यहाँ एक चर होता है अर्थात यूनिवेरिएंट होता है। इसी प्रकार से हम तीसरे वक्र पर आते हैं वक्र OC वक्र को हम जो फ्यूज़न कर्व कहते हैं गलन वक्र कहते हैं। गलन वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाईं तरफ तो आइस यानी सॉलिड स्टेट उपस्थित होती है जल की तथा दाईं तरफ वाटर अर्थात जल की लिक्विड स्टेट उपस्थित होती है। अतः वह प्रक्रम जिसके द्वारा सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसे गलन कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। अतः इस वक्र को हम फ्यूज़न कर्व कहते हैं। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जल की दो प्रावस्थाएं आपस में साम्य में उपस्थित हैं। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जो कि जल है आइस है तथा जलीय प्रावस्था द्रव प्रावस्था जो है वो की जल है। अतः दो प्रावस्थाएं उपस्थित होने के कारण F = C - P + 2 C का मान 1 है, P का मान दो प्रावस्थाएं 2 है और +2 है ही अर्थात टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस OC वक्र के लिए भी 1 हमें प्राप्त होती है। अतः तंत्र जो सिस्टम है यहाँ OC वक्र पर हमेशा एक चर होता है यानी मोनोवेरिएंट होता है अर्थात हमें OC वक्र के किसी भी बिंदु को एक्सप्लेन करने के लिए केवल हमें एक चर को बताने की आवश्यकता होगी। ताप अथवा दाब में से किसी एक चर को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दूसरा चर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा या ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम OC वक्र की बात करें तो OC वक्र पर बिंदु Y पर OC वक्र के बिंदु Y पर देखो बिंदु Y जो है इसके संगत ताप जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी यह जल के फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके संगत जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर दाब को बता रहा है अर्थात यह वह बिंदु है जिस पर जल जो है वो आइस में बदलता है अर्थात ये जल के फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है। तो यदि हम यहाँ इस पॉइंट पर यदि ताप को बता देते हैं कि OC वक्र पर यदि ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी बिंदु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका दाब ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है और ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाता है जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है अर्थात 1 एटमॉस्फेयर दाब पर ही जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से यदि हम OB वक्र की बात करें, OB वक्र पर बिंदु X पर OB वक्र पर यदि हम बिंदु X की बात करें तो बिंदु X का जो ताप है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके संगत जो दाब है वह 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है अर्थात यदि हम बिंदु X पर ताप को डिफाइन कर दें कि बिंदु X का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका दाब ऑटोमेटिकली पता चल जाता है हमें कि यह 1 एटमॉस्फेयर होगा यानी दाब ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। केवल हमें एक चर को बताने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। अतः प्रत्येक वक्र पर जो बिंदु है सभी वक्रों पर प्रत्येक बिंदु जो है वो ऑटोमेटिकली एक चर होता है, दूसरा चर ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाता है अर्थात हमें केवल मोनोवेरिएंट सिस्टम है, केवल एक चर को बताने की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाता है। इसी तरह से अब हम आते हैं त्रिक बिंदु पर। त्रिक बिंदु हमने बता दिया पहले ही, त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर
ठोस, द्रव एवं गैस प्रावस्था, जल की ठोस, द्रव एवं गैस प्रावस्था तीनों ही परस्पर साम्य में उपस्थित होती हैं। यह बिंदु त्रिक बिंदु कहलाता है और इसके संगत ताप एवं दाब हमेशा फिक्स रहते हैं। निश्चित ताप और निश्चित दाब पर ही, ताप है 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और निश्चित दाब है 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इस पर ही हम जो जल की तीनों प्रावस्थाएं हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, आपस में साम्य में उपस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार से यह बिंदु त्रिक बिंदु कहलाता है। वक्र OB जो है, यह वक्र OB का, यदि हम वक्र OB पर किसी भी तंत्र का ताप बढ़ाना शुरू करते हैं तो ताप बढ़ाते बढ़ाते हम लास्ट टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाते हैं और 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल है उसकी जल और जल वाष्प का दोनों ही प्रावस्थाओं का घनत्व बराबर हो जाता है। अतः इस बिंदु को हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप 374 डिग्री सेंटीग्रेड क्रांतिक ताप, इस क्रांतिक बिंदु के संगत जो ताप है वो क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है और इस बिंदु के संगत जो दाब है जो कि 218 एटमॉस्फेयर होता है, यह क्रांतिक दाब कहलाता है। अर्थात बिंदु B पर जल और जल वाष्प दोनों के घनत्व, वाष्प अवस्था दोनों अवस्थाओं के घनत्व बराबर हो जाते हैं और दोनों में विभेद करना मुश्किल हो जाता है और इसके संगत ताप होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं और इसके संगत जो दाब होता है वह क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है जिसे कि हम क्रांतिक दाब कहते हैं, जो कि 218 एटमॉस्फेयर होता है। अब हम आते हैं मेटास्टेबल कर्व OA' पर। OA' कर्व जो है, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इसे मेटास्टेबल यानी मित स्थायी कर्व कहते हैं, अर्थात कम स्थायी कर्व होता है। इसका स्थायित्व बहुत कम उपस्थित होता है, अर्थात यह स्टेबिलिटी नहीं दर्शाता है। इस वक्र पर जल, चूंकि यह वक्र आइस के एरिया में है यानी ठोस प्रावस्था के एरिया में है, अतः ये यहाँ ठोस प्रावस्था आइस उपस्थित होनी थी पर यह आइस उपस्थित नहीं होती है और यहाँ क्या उपस्थित होता है, वक्र BO का एक्स्ट्रापोलेशन, यानी BO वक्र को यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तब हमें OA' वक्र प्राप्त होता है। अतः OA' वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जल एवं जलवाष्प आपस में साम्य में उपस्थित होती हैं, अर्थात जल जो है यहाँ वह मित स्थायी अवस्था में उपस्थित होता है। यह तंत्र बहुत कम स्थायी यानी बहुत कम स्टेबल होते हैं और ऐसे तंत्र को थोड़ा सा हिला देने पर अथवा शॉक देने पर अथवा प्रेशर डिफरेंस करने पर अथवा टेम्परेचर डिफरेंस करने पर शॉक देने पर, है ना, तो यह तंत्र जो है वो अस्थायी हो जाते हैं और पुनः यह तंत्र जो है, यह जो वक्र है यह शिफ्ट होकर OA वक्र में परिवर्तित हो जाता है। अतः इस प्रावस्था में इसमें यह वक्र फिर इस वक्र पर जब इसको शॉक दिया जाता है अर्थात अचानक इसको हिलाया जाता है, तो तेज़ी से हिलाया जाता है, तो क्या होता है कि इसमें से जो जल की जल प्रावस्था है, वाटर स्टेट जो है वह मित स्थायी अर्थात वो चली जाती है, डिसअपियर यानी अदृश्य हो जाती है और लिक्विड स्टेट नहीं सॉलिड स्टेट और वेपर स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अतः इस प्रकार के वक्र को OA' वक्र या अर्थात मित स्थायी वक्र कहते हैं। अब इस फेज डायग्राम को हम इस डायग्राम में हमें कुछ टाई लाइंस भी प्राप्त होती हैं। यह जो लाइनें हैं BA B' एंड CA C' जो है, इनको हम टाई रेखाएं कहते हैं। तो इन टाई रेखाओं को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये टाई लाइंस क्या होती हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।